चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक आज का है, क्या पृथ्वी पर कभी भी जीवन समाप्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि पृथ्वी हमेशा से नहीं था और ना ही हमेशा से रहेगा, लेकिन क्या कारण है कि ये समाप्त हो सकता है, उनके कारणों को हम लोग जानेंगे और संक्षिप्त विस्तार से थोड़ी चर्चा भी करेंगे। तो कारणों को थोड़ा संक्षेप में ही लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में उसको कम्प्लीटली कवर कर लिया जाए। तो पहला कारण हम लोग देखते हैं कि अभी वर्तमान में कई सारे एस्ट्रॉयड और कॉमेट की बातें हो रही हैं कि वह कभी भी पृथ्वी से टकरा सकती है, और ऐसा अतीत में भी हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेक्सिको सिटी में जो एक पेनिनसुला है, लगभग 150 किलोमीटर स्क्वायर का भी अधिक एरिया का था जो टकराया था क्रिटेशियस काल में, जिसके कारण अभी जो हम लोग देखते हैं डायनासोर्स वो भी लुप्त हो गए हैं। कारण यह है कि जब इतना भारी मात्रा में कुछ टकराता है तो बहुत तेज़ी से हीट जनरेट होता है, और उसके हीट से पहला तो आस पड़ोस के जीव वेपर बन के उड़ जाएंगे, और जो उसके प्रत्यक्ष संपर्क में आएंगे वो तो दब के ही मर जाएंगे। और जब उससे धूल उड़ेगा तो उससे क्या होगा, वायुमंडल में पूरा गैस बन जाएगा। इससे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश इसको छेद करके पेंट्रेट करके घुस नहीं पाएगा। इससे क्या होगा कि परावर्तन हो जाएगा। तो भाई बहुत दिनों तक यहाँ पर क्या होगा, ठंडा जलवायु बन जाएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी मैमल्स हैं वो मर जाएंगे। तो एक कारण ये हो सकता है कि कभी भी अगर कोई बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी को तबाह करने के लिए काफ़ी होगा। अगर बड़ा आकार का एस्ट्रॉयड या कॉमेट टकराता है तो ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरा कारण देखते हैं हम लोग कि पृथ्वी का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके कारण सोलर रेडिएशन से पृथ्वी का सुरक्षा होता है। अब इस सुरक्षा चक्र को अगर तोड़ दिया जाए, ये तोड़ने का कारण क्या है कि अभी ये बहुत ही चर्चा में रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है पृथ्वी का कमज़ोर हो रहा है, और दूसरा बात वो परिवर्तित भी हो रहा है। परिवर्तन से हमारा कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो कमज़ोर हो रहा है, कारण यह है कि पृथ्वी जो है अंदर, हम लोग को सबको पता है कि पृथ्वी का 3 परत है, परपटी, मेंटल और कोर। तो जो कोर है वह अर्ध ठोस या थोड़ा लिक्विड में है, जिसके कारण इसमें जो चार्जेज हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये निरंतर मूवेबल है, गतिशील है। जिसके कारण हम लोग जानते हैं कि जब चार्जेज जो हैं गतिशील होते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है तो उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसका अपना है, पृथ्वी का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब सोलर रेडिएशन या विंड आता है तो इसके कारण क्या होता है, विंड का जो आयनोस्फीयर है पृथ्वी का, इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है। तो ये सुरक्षा चक्र टूट जाएगा कब, जब ये लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी है वह लंबे समय तक ठोस अगर बना हुआ है या लिक्विड है तो वह अपना ऊर्जा लॉस करता है। जैसा कि कई तरीके से लॉस हो सकते हैं, और अगर सोचिए कि ये ऊर्जा लॉस करता है तो जब गर्मी बचेगी ही नहीं तो ये क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, ये जो चार्जेस फ्लो हो रहे थे सारा ख़त्म हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर हो जाएगा, जिसके कारण ये आयनोस्फीयर बचेगा ही नहीं। तो इससे भी एक संभावना बनती है कि हमारा पृथ्वी नष्ट हो जाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेविटी के बारे में। हमारा ग्रेविटी का क्या रिलेशन है, तो इसको थोड़ा देखते हैं। ग्रेविटी जो होता है वह वस्तुओं को पकड़ के रखता है। हम पृथ्वी पे खड़े इसलिए हैं क्योंकि ग्रेविटी है। अगर कोई पत्थर ऊपर फेंकते नीचे इसलिए आता है क्योंकि ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करती है। मान लिया जाए कि पृथ्वी में अभी वायुमंडल को खींच के रखा है, समझिए कि ये वायुमंडल है, हमारा अर्थ है, इसको रस्सी के तरह खींच के रखा है ग्रेविटी ने। अब ग्रेविटी बचेगा ही नहीं तो क्या होगा, ये खिंचाव ख़त्म, तो ये वायुमंडल भी इधर से चला जाएगा। हम लोग सब जानते हैं कि पृथ्वी में जीवन तभी तक संभव है जब तक यहाँ पर वायुमंडल है। वायुमंडल में हवा होता है और अन्य सारे गैसेस होते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन संभव होता है। जब हवा ही नहीं बचेगा और इसके बाद यहाँ पर इसमें जलवाष्प भी होता है तो वर्षा भी होना बंद हो जाएगा। तो ये सारी घटनाएं जैसे ही ख़त्म होंगी सारा पृथ्वी बंजर हो जाएगा, और हवा हुआ सारे ख़त्म जैसे होंगे, अन्य ग्रह की तरह ये बुध ग्रह की तरह ही एकदम डेजर्ट हो जाएगा, जहाँ पर ना ही जीवन संभव होगा ना ही कुछ होगा। तो ऐसा संभव है। तो या ग्रेविटी का रोल है, ग्रेविटी कैसे ख़त्म होता है या पॉसिबल है, तो इसके विषय में हम लोग डिटेल से नहीं जाएंगे। अभी इसी टॉपिक पर हम लोग थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है
ब्लैक होल के बारे में बहुत सारी चर्चे लगातार बने रहता है कि ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रकाश भी उसके क्षेत्र में अगर प्रवेश करता है तो उससे बच के निकल नहीं पाता है, जबकि हम लोग प्रकाश का एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि प्रकाश सीधे रेखा में गमन करता है, लेकिन इसके क्षेत्र में जाने से ही विकृत हो जाता है। इसका मतलब है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एक और है कि इसका डेंसिटी जो है लगभग इन्फिनिटी के आसपास होता है और मास भी बहुत ही हैवी होता है। तो ऐसे में यह जानने वाली बात है कि अगर हमारा पृथ्वी किसी ब्लैक होल के प्रभाव क्षेत्र में आ गया तो कोई भी वस्तु जब ब्लैक होल के प्रभाव क्षेत्र में आता है तो मान लिया जाए ये ब्लैक होल है, ये पृथ्वी इसके क्षेत्र में आए तो इसमें धंस जाएगा, एकदम चूर चूर होके घुस जाएगा इसमें। तो ऐसे में क्या होगा कि पृथ्वी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो यह भी संभावना है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो अपना सौरमंडल है उसमें सैगिटेरस ये स्टार जो है जिसको हम लोग ब्लैक होल के नाम से जानते हैं अपना, तो उसका प्रभाव क्षेत्र कभी ना कभी सामने आएगा। पांचवा बिंदु के रूप में हम लोग एक देखते हैं कि हर सौरमंडल में अपना एक सूर्य होता है। सौरमंडल का अर्थ ही होता है कि हर किसी का सौरमंडल में एक सन होगा, हमारा भी एक सन है। अब जब ये सन ही जब गायब हो जाएगा तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि पृथ्वी में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत मुख्य रूप से सूरज है। अब जब ऊर्जा ही नहीं बचेगी तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे, और ये साइकिल ही टूट जाएगा। हम लोग जानते हैं कि हमारा पूरा जीवन खाद्य श्रृंखला पर आश्रित है। अगर खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा ही नहीं बचेगा तो ये साइकिल ही टूट जाएगा और सारा चीज़ नष्ट हो जाएगा। और एक और तरीका है इसमें कि मान लिया जाए कि सन से अगर हम लोग को पता है कि हर किसी का एक आयु है और हर सूरज या कोई भी तारा मर के ब्लैक होल बनता है या फिर बौना तारा बनता है या फिर वाइट ड्वार्फ बनता है या फिर न्यूट्रॉन तारा बनता है, तो कभी न कभी इसका अंत होगा ही। और अभी लगभग इस हमारे सौरमंडल के सूर्य का काफ़ी एज बचा हुआ है, तो ऐसी संभावना नहीं है। लेकिन इसकी एक संभावना और बनती है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। और अगर मान लिया जाए कि जो एक सन है और ये अर्थ अगर परिक्रमा कर रहा है तो इसका एक निश्चित डिस्टेंस होता है, एक रेंज में घूमता है कि इतना के आसपास घूमेगा। सोचिए कि पृथ्वी थोड़ा दूर चला जाए घूमने के लिए या थोड़ा करीब आ जाए, करीब आएगा तो इतना हीट इसमें होगा कि इसको जला देगा और सारा इतना एनर्जी होगा कि सारा वेपर की तरह जला सकता है। अगर थोड़ा कम ही दूर रहा, थोड़ा डिस्टेंस बना के भी रहा है, तो इसके बावजूद इतना हीट होगा कि हम लोग संभाल नहीं पाएंगे और सारा एरिया रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाए। अगर ज़्यादा दूरी बना लिया तो यहाँ पर क्या होगा कि ये अर्थ जो है एक तरह से पहला तो यहाँ पर एक आइस एज शुरू होगा और सारे चीज़ सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ऐसे में क्या होगा कि इसमें भी जीवन संभव नहीं और वायुमंडल भी नहीं रह पाएगा। कारण यह है कि वायुमंडल इतना वजनदार हो जाएगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं जैसे ही कोल्ड होता है हर किसी का वजन बढ़ता है। क्या कारण यह है कि एडियाबैटिक जो प्रोसेस होता है उसमें पार्टिकल्स अगर हीट लॉस करते हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस कम होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी वही स्थिति लागू होता है और पार्टिकल्स जैसे ही क्लोज हो जाएंगे वायुमंडल भी एकदम सिमट के रह जाएगा। तो इसे में भी एक संभावना बनती है कि यह समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट बिंदु हमारा है एक छठा कि क्रस्ट पृथ्वी का अगर गल जाए या नष्ट हो जाए तब क्या होगा। ऐसा संभव है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एक्टिव है। अब ऐसे में क्या होगा कि अगर वो ज़्यादा ही सक्रिय हो जाते हैं और काफ़ी मात्रा में अगर उपलब्ध हो तो ऐसे में क्या होगा कि पूरा क्रस्ट ही पिघल के पूरा पृथ्वी का क्रस्ट एकदम कमज़ोर हो जाएगा और ये धंस के नीचे चला जाएगा। अब जब पृथ्वी का क्रस्ट ही धंस के नीचे चला गया तो उसके ऊपर ही हम लोग तो रह रहे हैं, ऐसे में ये नष्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। अब क्या यह पॉसिबल है? पॉसिबल है। हम लोग देखते हैं जनरली कि इसका छोटा रूप में जो वॉल्केनो होता है, ज्वालामुखी होता है, वह निरंतर कहीं ना कहीं इरप्ट होता है, वह हमेशा पैदा होता रहता है। और बहुत सारा ऐसे में है, हम लोग का भारत में अंडमान निकोबार में भी एक है और अभी हाल फिलहाल में मौना लोवा द्वीप में भी सबसे बड़ा वॉल्केनो इरप्ट होने के कगार पर है, जिससे ऐसा अंदाज़ा है कि काफ़ी लोग विस्थापित होंगे और मर भी सकते हैं अगर समय पर विस्थापित ना हो तो। नेक्स्ट हम लोग का बिंदु है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है
कि पूरा ब्रह्मांड, जैसा कि सबको पता है इसके विषय में, कि सबसे पहले पूरा ब्रह्मांड एक केंद्र बिंदु की तरह था जिसमें इन्फिनाइट डेंसिटी था। और जब ये इन्फिनाइट डेंसिटी था तो एक भारी विस्फोट जो ऊर्जा के संकेंद्रण के कारण हुआ था, इससे पदार्थ का निर्माण हुआ और इसी के कारण पूरा ब्रह्मांड निर्मित हुआ, कई सौरमंडल निर्मित हुए। तो सबसे पहले तो ये ब्रह्मांड कई गैलेक्सीज में बटे, गैलेक्सीज से सौरमंडल में, और फिर हम लोग का अपना ग्रह तारा होते हैं। अब ऐसे में क्या होगा, जब ये फैल रहा है, क्योंकि ऊर्जा का फैलाव वही प्रसार हो रहा है, लेकिन बाद में इसका रिवर्स भी होगा और ब्रह्मांड सिकुड़ेगा। जब सिकुड़ेगा तो इसका अर्थ सिंपल सा है कि जो एक बिंदु से चला था वो फिर से सारे बिंदु में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो अभी जितने भी आकाशगंगा हैं, सौरमंडल हैं, फिर से एक बिंदु में कन्वर्ट होंगे, जो कि आइंस्टीन ने इसमें रिलेटिव थ्योरी के बारे में कहा था, एक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कहा था, मैग्नेटिक वेव के बारे में कहा था कि एक चादर की तरह है मान लीजिए, और उस पर सारे बॉल्स की तरह ये सौरमंडल है, ग्रह है, और ये सेंटर है जो पूरा स्लोप नीचे की तरह झुका हुआ, और लास्ट में एक दिन ये स्लाइड करके सारा सेंटर में पहुंच जाएंगे। तो इस जब एक बिंदु में कन्वर्ट हो जाएगा और सारा जब सब एक दूसरे से मर्ज करेंगे तो पूरा भारी भारी विस्फोट होगा, तो उसमें भी हम लोग बचेंगे नहीं। तो ये 7 कारण हम लोग देखें, ये 7 कारणों को हम लोग प्राकृतिक कारण में रख सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त 2 ऐसे हम लोग कारण ढूंढ सकते हैं जिससे जो मानव खुद का कब्र खोदने के लिए काफ़ी है। देखते हैं मानव कैसे अपना कब्र खुद खोद सकता है। पहला है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन हमेशा से एक मानवीय कारक नहीं रहा है, ये प्राकृतिक कारण भी है, लेकिन अभी क्या किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बहुत मात्रा में हम लोग CO2 ग्रीन हाउस गैसेस जो है ये सब छोड़ रहे हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन ये सब जो है, तो ऐसे में क्या होगा कि ये गैसेस जो अभी उत्पन्न हो रहे हैं, इससे वायुमंडल में एनर्जी ट्रैप हो जाएगा। जो सूर्य का आता है, ये चादर की तरह मान लिया जाए, ये अर्थ है, सूर्य से जो आ रहा है एनर्जी वह ट्रैप हो जाएगा, यहाँ पर पकड़ा जाएगा, ये बाहर निकल नहीं पाएगा। एनर्जी आया लेकिन ये निकल नहीं पाएगा, फिर से घुस के रह जाएगा, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगा। और अभी ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अंतिम इसी 21वीं सदी तक के अंत तक लगभग 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि पृथ्वी का जितना भी ग्लेशियर्स हैं, जितने भी बर्फ़ है, पिघल जाएंगे। इसके कारण क्या होगा, हो सकता है कि पृथ्वी का जितना भी बर्फ़ पिघला उससे कई सारे आइलैंड डूब जाए। अब स्थल कम हो जाएगा तो इससे आपस में लड़ाई भी बढ़ेगी और संघर्ष भी होगा, और हो सकता है कि हम लोग को जैसे पता है कि 3/3 पानी है, 3/3 पानी है, तो हो सकता है कि सारा एरिया ही डूब जाए पानी में, ऐसा भी संभव है। तो या तो डायरेक्ट ये डूब जाएगा, या तो इसके प्रभाव से सारा आपस में लड़ के मर जाए, या फिर महामारी के कारण बहुत सारे ऐसे में समाप्त होने की पूरी संभावना होती है। इसका ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, लेकिन हम लोग बस इसके कारक के रूप में ही अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक टॉपिक है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्टर। जैसा कि हम लोग को पता है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्टर एक ऐसा वेपन जिससे समूल विनाश हो सके, तो उसी को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्टर कहते हैं। देखते हैं, अगर मान लिया जाए इसको 3 अभी जो जनरली 3 चल रहे हैं, एक बायो वेपन है, एक एटॉमिक वेपन है, इसी में अभी शामिल हो गया है हाइड्रोजन बम, और तीसरा है केमिकल वेपन। अगर मान लिया जाए एक दूसरे पर इसको प्रयोग करें तो कोई बचने वाला है नहीं। बायो वेपन्स अभी जैसे कि हाल में ही कोरोना के बारे में कहा गया था कि ये एक बायो वेपन की तरह यूज किया गया है, और जैसा प्रभावित किया। अगर सोचिए कि इसका आर नोट मतलब एक व्यक्ति को कोई रोग, एक व्यक्ति किसी रोग को कितने और व्यक्तियों में फैला सकता है, उसको आर नोट से कहते हैं। और सोचिए एक व्यक्ति के होता और वो 10,000 लोगों को फैला सकता था। और सोचिए कि ये डेडली होता है। डेडली का मतलब है कि मान लिया जाए इसमें बचने का चांस रहता है 0.001%। इसका मतलब है कि 1000 में 999 तो मर जाते हैं। तो ऐसे डेडली अगर कोई वायु वेपन तैयार करता है
तो सारे लोग ख़त्म होने के कगार पर आएंगे। जैसा कि अभी रसिया पर भी कुछ आरोप लग रहा है कि इसने बनाया है युद्ध के लिए, तो वो देखा जाएगा। एटॉमिक वेपन के बारे में हम लोग जानते हैं कि जैसा कि परमाणु युद्ध एक बार हो चुका है हिरोशिमा और नागासाकी में, वहाँ पर तो सारा एरिया ही वेपर में कन्वर्ट हो गया था। और हाइड्रोजन बम तो उससे भी खतरनाक है, क्योंकि इससे कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है। कई गुना का मतलब है कि 1000 गुना से भी अधिक। तो ऐसे में ये इसमें तो पता भी चला था कुछ सीमित एरिया होता, लेकिन इसका कोई एरिया सीमित नहीं होता। ये तो पूरे पृथ्वी को एक साथ नष्ट करने के लिए काफ़ी है। और केमिकल वीपन थोड़ा ये वीपन थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन इससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अभी इसका जो केमिकल वीपन यूज होता था, हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में आंसू गैस के तरह, नर्व एजेंट के तरह हुआ था, जिसमें क्या होता है कि मान लिया जाए किसी को ये गैस छोड़ दिया जाता है, तो इससे क्या होगा कि व्यक्ति का नर्व ही काम करना बंद कर दे। इसका मतलब है दिमाग पे ही उसका असर पड़ गया, तो वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। आंसू गैस में क्या होता है कि आंखें जलने लगती है। इसी तरह काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं, लेकिन इसका कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। और ऊपर के दो जो हम लोगों ने बात किया था वेपन्स के, वो सामूहिक नाश करने के सक्षम है, करने में सक्षम है। अभी तक जैसा कि हम लोगों ने देखा है, पृथ्वी पर कुल 5 सामूहिक विलोपन हो चुके हैं। सामूहिक विलोपन का मतलब है कि ऐसा नहीं कि पृथ्वी के आरंभ से सब चला आ रहा है चंगा जी, नहीं। इसमें 5 बार ऐसा हुआ है कि जीवन को सामूहिक रूप से संकट आया था, और ऐसे में मनुष्य चतुर था, लेकिन यह भी बच नहीं पाया और अपनी काफ़ी बड़ी आबादी को कुर्बानी या कहें कि वो इस परिवर्तन के दौर में खोना पड़ा, और कई सारे जीव जंतु नष्ट हो गए यही 5 सामूहिक विलोपन में। जैसा कि हम लोग काफ़ी जीवों का नाम ले सकते हैं, जिसमें से एक डायनासोर है। हम लोग सब इसका नाम जानते हैं कि वह विलुप्त हो गया था और सबसे बड़ा जीव के रूप में जाना जाता था, काफ़ी बड़ा जीव था ये। दूसरा हम लोग देखते हैं कि काफ़ी पैसेंजर पिजन एक कबूतर है, एक डोडो है जो मॉरिशस की है। तो ऐसे में काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, लिस्ट में हम लोग शामिल करते सकते हैं। और अभी भी ऐसा जो है हम लोग देख रहे हैं कि कई जीव ऐसे अभी लगातार बने हुए हैं जो सामूहिक विलोपन के कगार पर हैं, और उसके लिए कई संस्थाएं प्रयास कर रही हैं, और देखते हैं वो कितना सफल होता है। क्योंकि सरकार के प्रयास और जनता और लोगों के प्रयास के बिना, सामूहिक प्रयास के बिना ऐसा संभव नहीं है। अब इसके कुल बातों को देखते हुए हम लोग देखते हैं कि मानव अपना विनाश तो कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा तो प्रकृति से खतरा है, और प्रकृति हम लोग को ज़्यादा नष्ट कर सकती है। तो ऐसे में हम लोग को यह बनता है कि हम इसके प्रति जागरूक हो, और एक समूह के रूप में हो सके तो एक साथ आएँ, और इन प्रभावों को अगर ख़त्म ना कर सकें तो इसको न्यून कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आगे एक नई टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।